बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले मैंने शुक्रिया अदा करना है अपने नए और पुराने सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में मुझे फॉलो किया ट्विटर के ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। मैं यकीनन आपका मशकूर हूं और आपका फीडबैक ही हमें मजीद जो है वो काम करने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। एक मरतबा फिर तमाम दोस्त अहबाब का, तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक जो बड़ा इशू है वो इशू है इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसमें पहले तो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक दरखास्त आई और उसके बाद फिर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इसी किस्म की दरखास्तें इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जेर समात हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानी मीडिया ना सिर्फ उठा रहा है, अपोजिशन के सियासतदान भी जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और लोगों के जहनों में भी ये सवाल पैदा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के खिलाफ चलने वाला फॉरेन फंडिंग केस जो है वो क्या है। और बाज़ लोग ये सवाल भी पूछते नजर आते हैं कि क्या इस केस के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है उसको कलअदम करार दिया जा सकता है, उसको ख़त्म करार दिया जा सकता है, और जिसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो सकती है। ये सवाल जो है इसका जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा और तमाम तर तफसीलात आपके सामने भी रखने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली फॉरेन फंडिंग केस जो है वो है क्या। लेकिन इससे पहले एक ताज़ा तरीन खबर जो है वो आपसे शेयर कर दूं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो धरना देने का, एहतजाज करने का प्रोग्राम जो है वो बना रखा है पीडीएम की जमातों ने। 19 जनवरी की उन्होंने तारीख दी थी। अहम तरीन बात इसके अंदर यह थी क्योंकि पहले से इलेक्शन कमीशन ने 20 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुला रखा था अपना जवाब जो है वो दाखिल कराने के लिए स्क्रूटनी कमेटी के जो है वो पास। तो इसलिए 19 जनवरी के दिन को इस्तेमाल करते हुए पीडीएम ने यह तारीख रखी और वो ये चाहते हैं मामले को उन्होंने कानूनी से ज्यादा सियासी बना दिया कि दबाव जो है वो बढ़ाया जाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर और एक दिन पहले वहां जाकर 20 तारीख को कोई फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ से लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी इसी किस्म का एक केस है, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों जमातों को 18 जनवरी को बुला लिया है, यानी एक दिन पहले, और एक तरह से ये कहा है कि आप एक दिन पहले आ जाएं जनाब, एक दिन पहले आने की दावत दे दी है, जिसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को इस वक्त लेने के देने पड़ गए हैं। मामला नाज़रीन कुछ यूं है कि 14 नवंबर 2014 को अकबर एस बाबर, जो कि तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन इख्तलाफात के बायस उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर एक केस दायर किया और इल्जाम यह लगाया कि तहरीक इंसाफ ने 2007 से 2014 तक गैर ममालिक से फंड इकट्ठा किया है, जिसकी तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई हैं और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी इसका जिक्र जो है वो नहीं किया गया। अब नाज़रीन के समझने के लिए मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन लड़ने के लिए सिंबल हासिल करने के लिए 2 शराइत जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं। पार्टीज इलेक्शन कमीशन के अंदर एक तो अपने इंतखाबात के हवाले से तफसीलात जमा कराती हैं हर साल, अगर 2 साल बाद है या 3 साल बाद इंतखाबात हैं या उनका टेनोर 4 साल का है जो उनके ओहदेदार होते हैं पार्टी के। और दूसरा मामला होता है कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, जो फंडिंग जो है जमा की गई पूरे साल के अंदर, उसकी जो तफसीलात हैं वो जमा कराई जाती है किसी भी ऑडिट फर्म से ऑडिट कराने के बाद, और ये सालाना गोशवारे होते हैं, सालाना बुनियादों पर जो है वो जमा कराए जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो 2002 है इसके तहत ये दोनों शराइत हैं। और माजी में ये देखा गया है कि ये तमाम जो अमल है वो इस तरह से सर अंजाम पाता है कि किसी किस्म इसमें टीथ नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन के कभी उसने बाइट नहीं किया सियासी जमातों को, ना ही कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ना ही उसने कभी इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया पॉलिटिकल पार्टीज की, और ना ही कभी किसी ऑडिट रिपोर्ट पे, बल्कि एज सच एक डेट दी जाती है, उस डेट पे वे जमा होती हैं, बाज की लेट हो जाती हैं, उनसे दोबारा मांगी जाती हैं, कुछ अरसे के लिए जो है वो पार्टी की रुकनियत जो है वो मुअत्तल भी कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बहाल भी कर दी जाती है। अब यह तहरीक इंसाफ का मामला ऐसा है कि पहली दफा किसी सियासी जमात का बाकायदा तौर पर जो है वो स्क्रूटनी हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर, गोया यह एजाज भी तहरीक इंसाफ को हासिल है। अब मामला यह है कि दरखास्त में यह कहा गया कि कानून के तहत तमाम सियासी जमातें जो है वो हर साल क्योंकि फंड असासे और ऑडिट रिपोर्ट शेयर कराती हैं, अब पीटीआई ने भी जमा करा दी। दावा यह है कि कानून के मुताबिक ये जो जमातें हैं किसी गैर मुल्की शख्स से जो है वो फंडिंग नहीं ले सकती। ये दावा उस दरखास्त में किया गया जो अकबर एस बाबर की है।
अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो 2002 है उसकी शिक 15 के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी सियासी जमात को इन 3 वजूहात की बिना पर तहलील कर सकती है। वो 3 वजूहात क्या है या तहलील करने का एक रेगुलेशन जारी कर सकती है। नंबर 1 कि अगर सियासी जमात गैर मुल्की फंडिंग से कायम की गई हो। दूसरी बात कि इसके क्याम का मकसद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ हो। और तीसरी बात यह कि वो जमात दहशतगर्दी में मुलविस हो। बहरहाल ये मामला आगे चला, इन तीनों के ऊपर आप ये समझ लें कि तीनों मामला अगर हों तो कलअदम करार दी जा सकती है सियासी जमात। लेकिन कानून जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी गैर मुल्की से फंडिंग लेने से तो रोकता है। मुराद इससे यह है कि अगर किसी गैर मुल्क के अंदर रहने वाला कोई पाकिस्तानी शख्स हो तो उससे जो है वो फंडिंग हासिल की जा सकती है। अब चाहे उसकी ड्यूल नेशनलिटी हो, चाहे पाकिस्तानी नेशनलिटी हो या चाहे किसी और मुल्क की नेशनलिटी हो, लेकिन ओरिजिन अगर उसका पाकिस्तानी है तो उससे जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत फंडिंग जो है वो ली जा सकती है। केस आगे यूं बढ़ा कि 1 अप्रैल 2015 की ये बात है, पेशरफ्त इसके ऊपर हुई तो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि पीटीआई अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फंड्स उसने अपने जाहिर नहीं किए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जो कि लाजिम नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आमतौर पर नहीं करती जब तक कोई एतराज ना करे, बस बता दिया जाता है कि ये फंड इकट्ठे हुए हैं। तो उन्होंने वो जब उनसे जराए पूछे तो पीटीआई ने दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया और उसके इस दायरा इख्तियार को जो है वो बाद में मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद कुछ यूं हुआ कि जो तहरीक इंसाफ थी वो 26 नवंबर 2015 को जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और दायरा इख्तियार उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चैलेंज कर दिया। वहां ये केस तकरीबन जो है वो 1.25 साल तक चलता रहा। 17 फरवरी 2017 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दोबारा ईसीपी में भेजा और कहा ईसीपी को कि वो खुद अपने दायरा इख्तियार का जो है वो तयन करे। यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अकबर एस बाबर के मुताबिक पीटीआई ने जो है वो तकरीबन $30 लाख के जो फंड है वो गैर ममालिक से इकट्ठे किए, गैर मुल्कियों से, मगर उनकी तफसीलात नहीं बताई। ये दावा अकबर एस बाबर का है। अच्छा, 3 जुलाई 2000 केस मजीद जब आगे बढ़ा तो 3 जुलाई 2018 को स्टेट बैंक को हुक्म दिया ईसीपी ने कि पीटीआई के 2009 से 2013 तक जो बैंक रिकॉर्ड्स हैं वो फराहम किए जाएं। अच्छा, ये इससे पहले कभी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। अच्छा जनाब, हुआ ये कि स्टेट बैंक ने 16 जुलाई 2018 को स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट भेज दी कि पीटीआई को अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और खलीजी ममालिक से रकूम जो है वो भेजी गई हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये बात बता दूं कि कानून इस बात की इजाजत देता है कि पाकिस्तानी शहरियों से पार्टी फंड इकट्ठा किया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि आया क्या वो उनका ताल्लुक जो है वो किसी और मुल्क के साथ तो नहीं है। 24 दिसंबर को पीटीआई ने ईसीपी में मजीद दस्तावेजात जमा करा दी स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जिसमें पीटीआई ने, जिसको लेकर शोर हुआ, डॉन ने एक स्टोरी की कि शायद पीटीआई ने एडमिट कर ली है गैर मुल्की फंडिंग। पीटीआई ने उसके अंदर सिर्फ यह कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बैरून मुल्क अपने एजेंट्स को पाकिस्तानियों से रकूम लेने की हिदायत की थी। इस हवाले से अगर किसी किस्म की कोई कोताही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं आयद होती। यानी अगर कोई ऐसी कोताही हुई है, पीटीआई ने यह नहीं कहा कि ऐसी कोई कोताही हुई है, जिसको लेकर एक बड़ा शोर हुआ, मुखालफिन ने भी किया कि पीटीआई ने गैर कानूनी जो फंडिंग है वो मान ली है। अब नाज़रीन, मामला ये है, इत्तलात जो हैं, जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने भी मुझे बताया और जो मैंने कुछ तहकीक और रिसर्च की है, जो इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है, कि बाज़ ऐसे केसेस हैं कि पाकिस्तानियों ने रकूम तो जमा करवाई, ओरिजिन उनका पाकिस्तानी था, लेकिन वो ऐसी गैर मुल्की फर्म्स में काम करते थे जिनका ताल्लुक डेफिनेटली पाकिस्तान में के साथ नहीं था। बाहर पाकिस्तानी काम करते हैं तो गैर मुल्की कंपनियों के अंदर भी करते हैं। उनके जो मालकान थे वो गैर मुल्की थे और इन लोगों ने अपनी कंपनीज के जरिए जो है वो फंड भिजवाए। इसके ऊपर जो है वो गौर हो रहा है कि इसकी किस हद तक जो है वो कानून इजाजत देता है। एक मरतबा फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी शहरियों से फंड इकट्ठा करने की कानून इजाजत देता है, चाहे वो गैर मुल्क में रह रहे हों। इसके साथ साथ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको समझाना बड़ा जरूरी है, वो ये कि हनीफ अब्बासी जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, वो ये केस 2017 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गए। वहां पे अकरम शेख जो उनके वकील थे, उन्होंने इस बात का दावा किया कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग से $23 लाख इकट्ठे किए हैं और डोनेशन देने वालों में गैर मुल्की भी शामिल हैं। अब $30 लाख का इल्जाम अकबर एस बाबर ने लगाया और उन्होंने कहा $23 लाख। जवाब में जो अनवर मंसूर जो पीटीआई के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने, क्योंकि उस वक्त वो मान ली थी ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद इंतखाबी निशान बल्ले का वो भी पीटीआई को उन्होंने अलॉट कर दिया। ताहम उन्होंने ये कहा कि हमने
गैर मुल्कियों से सिर्फ $5,000 जो है वो इकट्ठे किए या $5,000 भेजे, और वो खुद पाकिस्तानी थे मगर उन फर्म्स में काम करते थे जिनकी जो मालकान थे वो गैर मुल्की थे, वहां उन्होंने ये बात जो है वो तस्लीम की। अच्छा, अब एक सवाल जो लोगों के जहनों में पैदा होता है कि फैसला क्या आने वाला है और अगर फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो क्या होगा। इस हवाले से कुछ चीजें आपके मैं सामने रखता हूं कि किसी भी पार्टी को कलअदम करार देना हो तो वफाक को रेफरेंस भेजा जाता है और इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात को कलअदम करार देने का जो है वो फोरम नहीं है। और अगर पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला आता भी है तो ये मामला यहां पर नहीं रुकेगा, बल्कि रेफरेंस जो है वो भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी मजाज होगी कि वो सारे मामले को देखे। लेकिन इसमें इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि अगर पीटीआई के वकला ये बात साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो थे तो गैर मुल्की पाकिस्तानी, लेकिन जहां काम करते थे जिन फर्म्स के जरिए वो गैर मुल्की थी और एजेंट्स ने अपने तौर पे फंड इकट्ठे करके भेजा, तो फिर पीटीआई जो है वो किसी किस्म के खतरे के अंदर जो है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन साथ में जो दूसरा मामला है मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का, वो दोनों जमातें भी इस वक्त यकीनन परेशानी का शिकार हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ की इस कदर बारीक बीनी से स्क्रूटनी हुई है। खुद ये मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग लेके गई थी, तो अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं और जितने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे थे तहरीक इंसाफ ने, इस गलती के बावजूद जो मैंने आपको बताई, उतने बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने मेंटेन नहीं कर रखे। बल्कि पहले ही हल्ले में यह बात पता चली है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद पार्टी फंडिंग में से 10 करोड़ में से 6 करोड़ रुपए खुद वापस निकलवा लिए थे, जो कि एक सवालिया निशान है। और इस किस्म के कई सवालात जो हैं वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से भी हैं। और 18 को इनकी तारीख है इस, और 20 को पीटीआई की तारीख है, और 19 को इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ये सियासी जमातें जो है वो वहां पे धरना देने पहुंच रही हैं, एहतजाज करने पहुंच रही हैं। तो इस तरह उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को सियासी बनाने की कोशिश की है, बल्कि इस सारे मामले को भी सियासी बना दिया है, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ बातचीत मुशावरत के बाद जो है वो हुकूमत ने तश्कील दिया। ये मामला बड़ा अरसा जो है वो चलता रहा और उसके बाद फिर चारों मेंबरान और मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आए। माजी का अगर जिक्र करें तो इस हवाले से आपको मैं अपनी अगली वीडियो में भी बताऊंगा कि माजी में किन सियासी जमातों के ऊपर गैर मुल्की फंडिंग के इल्जाम जो है वो लगते रहे और किस तरह हमारा एक हल्का जो है अगर उनके खिलाफ कोई इकदाम होते थे तो अगर उनको कहा जाता था ये गद्दार हैं तो उनके साथ खड़ा हो जाता था पाकिस्तानी मीडिया और ये कहता था कि हर किसी को गद्दार जो है वो करार देने की रिट खत्म की जाए। लेकिन आज वही सारे लिबरल, वही सारा माफिया, वही सारे लोग जो कि इस बात के ऊपर एतराज करते थे कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी है माजी में, चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे जो है वो जमात इस्लामी हो, चाहे इवन जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे अल जुल्फकार हो, और इसके अलावा कई सियासी जमातें जिनमें माजी में पाबंदी जो है वो लग चुकी, उनके ऊपर जो है वो एतराज किया गया। लेकिन वो मामला कुछ और था। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं कि 3 अगर मामलात हों कि अगर सियासी जमात गैर मुल्की फंड से कायम की गई हो, नंबर 2 इसके क्याम का मकसद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ हो, और नंबर 3 वो जमात दहशतगर्दी में मुलविस हो। तो ये जमातें जिनके ऊपर माजी में एतराज़ात उठते रहे, ये किसी ना किसी हवाले से इन चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्व हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इनमें से किसी किस्म का कोई भी जो इल्ज़ाम है वो नहीं है। अब फैसला बहरहाल इस स्टेज के ऊपर इस जो फोरम है वो इलेक्शन कमीशन का है, जिसने ये इस बात का फैसला करना है कि आया को रेफरेंस बनाया जाए पीटीआई के खिलाफ या नहीं, और उसके बाद फिर ये रेफरेंस जो है उसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में पेश की जाने वाली तमाम तर तफसीलात। नए लोग जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अब वीडियोस देखना शुरू किए हैं वो भी, और पुराने लोग जो मुसलसल मुझे 5 माह से देख रहे हैं, एक मरतबा फिर मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।